जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल। तो आज दो तीन उसके जो वंश रह गए थे वो पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें फिर वो आ जाएंगे हिंद, शक, पहलव, कुषाण। वो भी आज मैं आपको दो दो करके पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये जो चीज है ज्यादा इनकी बड़ी क्लास नहीं रखूंगी, क्योंकि फिर ये माइंड के ऊपर से जाती है, इसीलिए दो दो करके आपको पढ़ा दूंगी मैं। तो क्लास वीडियो इसके बिल्कुल मत करना। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश। वाकाटक वंश गाइस दो चीज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो अकेला इसमें मेंस में आ जाता है बिंद शक्ति के बारे में, और किसी के बारे में इसमें नहीं पूछ सकते। ये जो शासक था, यानी कि वाकाटक वंश का संस्थापक था बिंद शक्ति, उसके बारे में उसका पूरा आया था। उसका वर्णन करो, उसके जीवन का वर्णन करो, उसने कैसे शासन किया था, कौन से युद्ध किए थे, उसका शासन किस प्रकार का रहा था, किस तरह से उसने अपना राज्य चलाया था। तो ये सारा वित्त शक्ति के बारे में 6 मार्कर में ये पूछ लेते हैं एमपीपीएससी। तो इसको बहुत शायद आई थिंक मेरे को लगता है कि पीसीएस का ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है एमपीपीएससी वालों ने कि वित्त शक्ति के बारे में समझाइए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इस वंश को पढ़ो तो याद रखना, वित्त शक्ति का थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मेंस में ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बाकी का इस वंश का है तो कुछ काम हुए हैं इसमें, हालांकि इतना फेमस वंश नहीं है, फिर भी आपको पता है एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि मौर्य वंश बहुत अच्छा है। मौर्य वंश का शासक बहुत अच्छा रहा, शासन अच्छा रहा था, संस्थापक सही थे, जो जिन्होंने वहां पे राज्य किया था, जो राजा थे वो बहुत सही थे। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिन चीजों को छोड़कर चलते हैं और एग्जामिनर उन्हीं चीजों को उठाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले वाकाटक वंश का संस्थापक, तो संस्थापक था बिंद शक्ति, और यहाँ पे बिंद शक्ति के बाद में शासक हुए। जब गाइस आप मेंस लिखो, 3 मार्कर में लिखो, अगर आपसे पूछा जाए वाकाटक वंश तो आपको ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ इतना सा बना देना, क्योंकि आपको पता है सिर्फ आपको 2 लाइन मिलेंगी 3 मार्कर में। तीसरी जो लाइन रहती है वो मत लिखना, क्योंकि वहां पर आपके नंबर काट लिए जाते हैं। सिर्फ जो 2 लाइन है उसमें आपको बिल्कुल कम से कम शब्दों में समझाना है। तो आप संस्थापक लिखेंगे, देन शासक लिखेंगे, और शासक में आपको ऐसे नहीं लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे नहीं लिखना, सीधा लिखना सीक्वेंस में, लाइन से बिल्कुल। तो सबसे पहला शासक था बिंद शक्ति। बिंद शक्ति के बाद में गाइस पिरवरसेन फर्स्ट बैठा था, और पिरवरसेन फर्स्ट के बाद में रुद्रसेन फर्स्ट सेकंड आया, और रुद्रसेन सेकंड के बाद में पिरवरसेन सेकंड आया। तो सबसे पहला संस्थापक था बिंद शक्ति वाकाटक वंश का, और अंतिम शासक था पिरवरसेन द्वितीय। सातवाहनों के बाद दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति वाकाटक वंश, वाकाटक बना। ठीक है, संभवतः वाकाटकों ने महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। जैसे ये महाराष्ट्र है, थोड़ा सा उल्टा सीधा मैप बनाया है गाइस। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, वहां पे जो नागपुर क्षेत्र था, उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किसने? वाकाटक ने। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वाकाटक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया। अगर नागपुर ना आए, महाराष्ट्र आ जाए, तो आपको महाराष्ट्र लगाना है, लेकिन महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को बनाया? तो फिर गाइस कंफर्म है बिल्कुल कि आपको नागपुर ऑप्शन में मिल जाएगा, और आप नागपुर लगा देना। आपका आंसर 101% बिल्कुल सही रहेगा। अब पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा है बिंद शक्ति का इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेंस में पूछ लेते हैं अलग से। तो अब पढ़ेंगे पिरवरसेन फर्स्ट के बारे में। इसने 7 प्रकार के यज्ञ किए, जिसमें 4 अश्वमेध यज्ञ शामिल थे। उस टाइम पे गाइस अश्वमेध यज्ञ एक अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ करता था, और जो कोई भी मतलब राजा जब अश्वमेध यज्ञ कराता था
तो उसे मतलब वहां के लोगों की नजरों में वो सबसे बड़ा राजा, सबसे योग्य शासक, सबसे अच्छा प्रजा को चलाने वाला शासक माना जाता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत ही बड़ा यज्ञ था उस टाइम पे, और आज भी है। हालांकि आज तो बहुत कम लोग करवाते हैं, शायद करवाए भी ना। तो 7 प्रकार के यज्ञ कराए गए, उनमें से प्रमुख था अश्वमेध यज्ञ, और जो कि प्रवरचंद फर्स्ट ने 4 बार उसी को करवाया था। अब रुद्रसेन सेकंड, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया था। इसीलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उनकी बेटी थी प्रभावती, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो उसका विवाह हुआ था रुद्रसेन सेकंड के साथ में, जो किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। जैसे ही रुद्रसेन की मृत्यु होती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि जो वाकाटक जो राज्य था उसको अपने राज्य में मिला लिया। पूरा राज्य नहीं लिया था, क्योंकि अभी अंतिम शासक रुद्रसेन नहीं है, अंतिम शासक है प्रवरसेन सेकंड। तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ हिस्सा मिला लिया था। हालांकि वो लेना तो चाहता था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ शासक था, तो इसीलिए उन्होंने हिस्सा मिला लिया। धीरे धीरे वो शामिल हो जाएगा। तो लास्ट है प्रवरसेन सेकंड, इसने सेतुबंध का मतलब होता है पुल प्लस बांधना, यानी सेतुबंध, पुल को बांधना नामक ग्रंथ की रचना की। सेतुबंध नामक जो ग्रंथ की रचना थी वो किसने की थी? प्रवरसेन सेकंड ने की थी। संभवतः कलचुरी वंश के शासकों ने इस वंश का अंत कर दिया। संभवतः का मतलब होता है, ये भी कंफर्म नहीं है और किसी भी किताब में पूर्णतः ये नहीं लिखा हुआ है कि निश्चित तौर पर लिखा जाए कि इस वंश ने इसका मतलब विनाश कर दिया था, अंत कर दिया था और अपने नए वंश की स्थापना की। सब पर यही लिखा है गाइस, सब पर यही लिखा है कि संभवतः कलचुरी वंश के शासकों ने इस वंश का अंत कर दिया था। अब पढ़ते हैं आगे। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, यानी जो विदेशी जो आक्रमण हुए थे, अब हम उनको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे थे जो देशी जो राज्य थे हमारे, वो उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे विदेशी राज्य। तो सबसे पहले था हिंद, यानी यूनानी, फिर शक, फिर पेलग और फिर कुषाण। इसके बाद में हमारा शुरू हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। हिंद यूनानी, इन्हें ग्रीक या यूनानी, बैक्टीरियम, यवन भी कहते थे। ये सारे के सारे नाम हिंद यूनानी के हैं। गाइस याद रखना, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में इनमें से, तो आपको ये याद रखना है कि ये चारों के चारों नाम इनके ही हैं। मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भारत के उत्तर पश्चिमी में विदेशी आक्रमण थी। भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था उस पर विदेशी जो आक्रमण हुआ था, मौर्योत्तर काल की सबसे राजनीतिक घटना और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि विदेशियों ने, यानी कि विदेशी मीन्स ये ही हिंद यूनानियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर राज कब्जा कर लिया था। वहां खूब सारे युद्ध हुए, तो ये महत्वपूर्ण घटना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बताइए, तो फिर यही था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर विदेशी आक्रमण। वो आक्रमण किया किसने था? वो आक्रमण किया था हिंद यूनानी ने। या फिर नाम आ सकता है, इन्हें भी हटा के ग्रीक आ जाए, बैक्ट्रियन आ जाए, यवन आ जाए, कुछ भी नाम आ जाए, सारे के सारे नाम एक ही वंश के हैं, वो है हिंद यूनानी। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी बैक्टीरियन के ग्रीक या यूनानी थे, जिन्हें भारतीय साहित्य में क्या कहते हैं? यवन कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया। और गाइस आई थिंक आप यहाँ पर इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ये मुश्किल है कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी बैक्टीरियन के ग्रीक या यूनानी थे। सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे? तो बैक्टीरियन के ग्रीक या फिर यूनानी। कौन सा विदेशी वंश था? तो हिंद यूनानी वंश था। आक्रमण करने वाले पहले थे ग्रीक या फिर यूनानी। फिर 2 क्वेश्चन बन गए।
और जिन्हें भारतीय साहित्य में क्या कहा जाता है, तो इन्हें भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है। तो मैंने पहले ही यहाँ बता दिया है कि ये चारों के चारों नाम सिमिलर है, यानी कि एक ही नाम है, लेकिन इन्हें अलग अलग चीजों पर नाम दिया गया है। एक पे इन्हें ऐसे नाम नहीं दिया कि यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करिए कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी। क्वेश्चन यहाँ पे आप प्रश्नवाचक एक हम यहाँ पर चिन्ह का यूज करते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ है हमारा आंसर कि बैक्ट्रियन के ग्रीक नाम किस लिए दिया गया, इसके कारण, ठीक है, या यूनानी थे, हो गया आपका आंसर। फिर बोला है इन्हें कि जिन्हें भारतीय साहित्य में यवन कहा गया, किसको, इन्हीं को भारतीय साहित्य में यवन कहा गया। इसी तौर पर यहाँ पर इसके 4 नाम दिए गए हैं। तो आप जब ये डेफिनेशन पढ़ो और जब मैं पीडीएफ डालूं टेलीग्राम पे, तो नोट्स में आप जब मेंशन करो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि इस चीज के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर आपने ये फैक्ट पढ़ लिए तो यहाँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब पढ़ते हैं अगला फैक्ट कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक। यहाँ देखो क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ उन्होंने पूछा है कि प्रथम आक्रमणकारी कौन था, और यहाँ उन्होंने पूछा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक। तो यूनानी शासक था डोमिटियस फर्स्ट, ठीक है, ये मौर्योत्तर काल का था, जिसने भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बात आ जाती है पहले क्वेश्चन की, पहले फैक्ट की। यहाँ मैंने कहा है कि मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना क्या थी, तो भारत के उत्तर पश्चिमी पर विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था। कहाँ पर, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला विदेशी प्रथम शासक कौन था, तो वो आ गया यहाँ पर नाम डोमिटियस। और भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी, तो ये यहाँ पर तीनों के तीनों नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे है कि जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की, क्योंकि यहाँ पर राजा नहीं हुआ करता था, विदेशों में राजा का शब्द ही नहीं था। यहाँ आकर भारत पर, जब भारत के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर यह जो अधिकार करता है, उस अधिकार के बाद इसको ये राजा की, यहाँ के राजा की उपाधि धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसने साकल यानी कि सियालकोट आता है पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया, डोमिटियस फर्स्ट ने। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे विख्यात आक्रमणकारी, ये पहला नहीं पूछा, सबसे विख्यात, यानी जितने सारे हिंद यूनानी में आक्रमण हुए हैं उसमें सबसे विख्यात आक्रमणकारी का नाम बताइए। तो वहां पर है मिनांडर, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और ये गाइस क्वेश्चन आप देख लेना, एमपीपीएससी ने 2011, 2009 और 1996 और 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि मिलिंद किसका उपनाम है, तो ये मिनांडर का उपनाम है मिलिंद। और ये आपको आना चाहिए, एसएससी में भी पूछा है, लेकिन पीएससी का तो मैंने पेपर पढ़े हैं पुराने, तो वहां मेरे को ये क्वेश्चन हटे हैं कि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, और ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लगा सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। अगला फैक्ट है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच हुई वार्ता यानी कि बातचीत में मिलिंद पन्नू में हुई है। ये एक बुक है, उसमें इनकी वार्ता के बारे में बताया गया है। मिलिंद पन्नू एक बुद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना नागसेन ने की थी। तो यहाँ जो जितनी भी प्राचीन भारत में है, मध्यकालीन में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बुक लिखी गई है, प्राचीन भारत में तो ग्रंथ है, अभी जो हम किताबें वगैरह बोलते हैं वो पहले ग्रंथ हुआ करते थे। तो वहाँ प्राचीन भारत में जितने भी ग्रंथ की रचना हुई है सबसे ज्यादा हुई है, और फिर जाके हुई है। मध्यकालीन में इतना कुछ नहीं है क्योंकि वहां ज्यादा किताब का नहीं है, सबसे ज्यादा युद्ध का वर्णन होता है हमारे मध्यकालीन में। लेकिन जब आता है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे भी काफी सारी किताबें, केशव चंद्र सेन की किताब है, बहुत सारी किताबें, तो आप उनको पढ़ लेना। अगर आपके पास लूसेंट है तो देखना, लास्ट में दिए हुए हैं बहुत सारी बुक, क्योंकि किताबें बहुत पूछ लेते हैं। उन्होंने आपको सिलेबस में दिया है भारत का इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, वो नहीं कह रहा, उसने पहले ही लिख दिया है कि भारत का इतिहास। तो इतिहास में इतिहास कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक किताब है कि नागसेन की किताब कौन सी है, मिलिंद पन्नू। इसकी भी वार्ता किसकी हुई है, तो
नागसेन और मेनांडर की वार्ता हुई है और रचना भी किसने की है? नागसेन ने। और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। मेनांडर प्रथम यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो प्रथम यूनानी शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, प्रथम विख्यात आक्रमणकारी, तो वो था मेनांडर। मेनांडर की वार्ता किस किताब में मिलती है? तो मिलिंद बनो। और मिलिंद बनो की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। कुछ इसके और फैक्ट वो देखते हैं। यूनानियों ने भारत में यूनान की प्राचीन कला, समझना, यूनानियों ने भारत में कला किसकी थी? भारत की। यूनानी की जो कला थी, कला का नाम क्या था? हेलेनिस्टिक आर्ट से उत्तर पश्चिम में गंधार कला को विकसित किया। किसको विकसित किया? गंधार कला को विकसित किया, जिसमें मूर्तियों का निर्माण किया गया। और वो मूर्तियां कौन सी थी? तो वो बौद्ध की मूर्तियां थी। ठीक है, अब एक और बात सुन लीजिए। यहाँ गाइस कम से कम आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं फिर से समझा रही हूँ। यूनानियों ने भारत में यूनान की कला किसकी थी? यूनान की। लेकिन यूज कहाँ किया गया? भारत में। किसने प्रयोग किया था? यूनानियों ने। कला का नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गंधार कला को विकसित किया और मूर्तियों का निर्माण किया। और मूर्तियां कौन सी थी? बौद्ध मूर्तियां। ठीक है, तो आपको 3 बातें यहाँ याद रखनी है। सबसे पहले यूनान की जो प्राचीन कला थी, तो बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किसने किया? यूनानियों ने। कला का नाम हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहले इन्होंने गंधार कला को विकसित किया और उसके बाद बौद्ध धर्म की जो बौद्ध मूर्तियां थी वो बनाई थी। इस कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इस कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के एवं लेख युक्त सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यूनानियों को जाता है। ये है सिक्का, मान के चलिए 1 रुपए। ठीक है, मेरे को नहीं बनाना आ रहा, मैं बना दूंगी। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा हुआ रहता है, आपने देखा है, कुछ भी लिखा रहता है सिक्के पे, 1 रुपया ये। तो लेख प्रचलन का सिक्का हिंद यूनानी शासक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ सिक्के चलाए थे। दूसरा सिक्के, सोने के सिक्के और इन पर लेख लिखा रहता है, वो सिक्के, लेख युक्त सिक्के, दोनों के दोनों सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी ने। अब गाइस जो सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो भी मैं भी बता दूंगी। रंगमंच के क्षेत्र में यूनानियों ने यवनिका शब्द का प्रयोग किया। और यवनिका शब्द का मतलब होता है पर्दा। जो रंगमंच यानी कुछ नृत्य वगैरह, कुछ नाटक कलाकार अभिनेता करते हैं, वो रंगमंच का जो प्रोग्राम चलता है उस पर यूनानियों ने यवनिका शब्द का प्रयोग किया। और यवनिका शब्द का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्के यूनानियों ने, सबसे ज्यादा सिक्के तो गुप्त शासकों ने, सबसे शुद्ध सिक्के तो कुषाण ने। यहाँ पर गाइस आपका कंप्लीट होता है हिंद यूनानी और वाकाटक वंश हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब शक, पहलव और कुषाण। तो आपको पता होना चाहिए थी पहलव का थोड़ा सा 2 लाइन है ओनली, तो शक और कुषाण है। उसके बाद में गए आपका गुप्त साम्राज्य शुरू, और गुप्त के बाद में छोटे छोटे से वंश हैं, 2-3 क्लास में खत्म, फिर हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, दामिनी श्रुति ब्लॉग। टेलीग्राम की लिंक और दूसरे चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी हिस्ट्री की, देख लेना, कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।